नमस्कार साथियों, टेक्निकल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो 20 फरवरी 2017 को द्वितीय पारी में मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पहले हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? आर ओम के प्रतिरोध और सी फेरेड की धारिता वाले एक श्रेणी परिपथ में शक्ति घटक का कोण, यानी शक्ति घटक का कोण थीटा का मान ज्ञात करना है, कोण का मान ज्ञात करना है। कौन से परिपथ में? आर प्रतिरोध और सी फेरेड यानी प्रतिरोध और कैपेसिटर युक्त परिपथ है और श्रेणी क्रम में है, यानी श्रेणी आर सी परिपथ है। श्रेणी आर सी परिपथ है, इसके अंदर थीटा का मान ज्ञात करना है, यानी कोण का मान ज्ञात करना है। और कौन सा सत्य नहीं है जो दे रखे हैं वो ऑप्शन देखो। इसका पहला ऑप्शन क्या है कि cos की पावर -1 वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। ए ऑप्शन में क्या दे रखा है कि cos की पावर -1 वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। cos की पावर -1 वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? थीटा बराबर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos की पावर -1 वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। यदि ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा कि थीटा बराबर वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति, और ये ऊपर है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? cos की पावर 1, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos थीटा, यानी cos की पावर 1 का से cos हो गया, cos थीटा बराबर हो जाएगा वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। ये सही है। शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है? वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति बराबर होता है cos थीटा। तो ये जो दे रखा है ये सही है, यानी ये राइट है। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है? cos की पावर -1 r अपॉन रूट r का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है कि थीटा बराबर cos की पावर -1 r यानी इंटू r बटा रूट r का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ये दे रखे हैं। तो देखो r का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं? z, जो कि अपना सूत्र क्या है कि श्रेणी आर सी परिपथ के अंदर z का स्क्वायर बराबर होता है r का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, और केवल z लेना चाहे तो हो जाएगा रूट r का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो यहाँ रख सकते हैं हम z। तो इसको हल कर लेते हैं। देखो किस प्रकार से होगा कि थीटा बराबर हो जाएगा cos की पावर -1 इंटू r बटा जेड। ये cos की पावर -1 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? cos की पावर 1, यानी cos की पावर 1 हो जाएगा, ये यहाँ से नीचे आएगा तो, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि cos की पावर 1 इंटू थीटा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा r अपॉन जेड। ये भी सही है, यानी शक्ति गुणांक बराबर होता है r अपॉन जेड। तो ये दूसरा वाला भी सही है, यानी इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या cos थीटा बराबर r अपॉन जेड। इसका असली ये बन रहा है कि cos थीटा बराबर r अपॉन जेड, तो ये भी सही है। नेक्स्ट के अगला क्या है? tan की पावर -1 एक्स सी अपॉन r। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है? थीटा बराबर tan की पावर -1 इंटू एक्स सी अपॉन r। ये सही है क्या? इसको भी हल करके देख लेते हैं। देखो कि tan की पावर 1 है, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स सी अपॉन r tan की पावर 1 इंटू
यानी एक्स अपॉन 10 की पावर माइनस 1 ये हो गया थीटा बराबर, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स सी अपॉन, यानी इसका क्या बन रहा है, इसका बन रहा है टेन थीटा बराबर एक्स सी अपॉन आर। ये भी सही है, यानी टेन थीटा ज्ञात करना है तो टेन का कोण ज्ञात करना था एक्स अपॉन आर। किस प्रकार से आ रहा है देखो, हल करके भी देख लेते हैं कि एक्स सी यानी रिएक्टेंस, प्रतिरोध और इम्पीडेंस इनमें एक संबंध है, जिसका संबंध का त्रिकोण क्या है, इसका संबंध का त्रिकोण है कि ये तो है जेड, ये है आर, और ये है एक्स, यानी रिएक्टेंस एक्स एल भी हो सकता है, एक्स सी भी हो सकता है, यानी ये तो हो गया रिएक्टेंस, यानी जो ये लंब है लंब तो होगा रिएक्टेंस, कारण है इम्पीडेंस और आधार है इसका आर प्रतिरोध, इनमें संबंध है, ये हो गया थीटा यानी जो कोण। अब हमें ज्ञात क्या करना है, मान लो कि टेन थीटा ज्ञात करना है तो क्या होगा, कोस ज्ञात करना है तो क्या होगा, साइन करना है तो क्या होगा, इसको हम जो अपना सूत्र है लाल बटा का इसे हल करके देखते हैं। ये पहला कौन सा साइन, ये कोस और ये टेन, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है देखो, साइन थीटा बराबर है एल बटा के, एल का से क्या है लंब, यानी ये रिएक्टेंस। अब यदि ये कैपेसिटी ऊपरी पद है तो हम एक्स सी कह सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स सी अपॉन जेड। यदि कोस ज्ञात करना है तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार क्या है आर, कर्ण क्या है जेड, तो आर अपॉन जेड, ये रहा कोस, यानी शक्ति गुणन कोस थीटा बराबर आर अपॉन जेड। यदि टेन थीटा ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब क्या है इसका एक्स सी, आधार क्या है आर, एक्स सी अपॉन आर, ये हो जाएगा इसका टेन, तो यही आ रहा है टेन थीटा बराबर एक्स सी अपॉन आर, तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, थीटा बराबर cos की पावर -1 प्रतिघाती शक्ति बटा आभासी शक्ति, यानी थीटा बराबर cos की पावर -1 प्रतिघाती शक्ति आभासी शक्ति। थीटा बराबर cos की पावर -1 प्रतिघाती शक्ति बटा आभासी शक्ति, यदि ये cos नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी प्लस क्या आ जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी इसका से और क्या हो रहा है, cos थीटा बराबर प्रतिघाती शक्ति बटा आभासी शक्ति, नहीं cos थीटा बराबर होता वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति होता, प्रतिघाती बटा आभासी नहीं होता है, ये तो sin थीटा होता है, यानी sin थीटा बराबर होता प्रतिघाती शक्ति बटा आभासी शक्ति, या यहाँ पे sin की पावर -1 दे रखा होता तो ये भी सही होता, तो ये गलत है। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है या गलत है, तो ये डी ऑप्शन वाला गलत है कि cos की पावर -1 प्रतिघाती शक्ति बट्टा आभासी शक्ति, यदि इसकी जगह sin की पावर -1 देता तो ये भी सही होता, जबकि ये गलत है, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पावर स्टेशन में लाइन और अर्थ के बीच जोड़े गए तड़ित रोधक का उद्देश्य क्या है, एक जो पावर स्टेशन है इसके अंदर जो लाइन और अर्थ के बीच जोड़े गए, जो चालक लाइन है उसके और अर्थ के बीच तड़ित रोधक का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन देखो, उच्च आवर्ती की दोलन लाइन में दबा दिए जाते हैं, बी में क्या है, टर्मिनल उपकरण को प्रगामी सर्ज से रक्षा करता है, बिजली गिरने पर प्रसारण लाइन की रक्षा करना, इसके समीप आने वाले प्रगामी तरंगों को परावर्तित करना। तो इन ऑप्शनों में देखें तो जो लाइटिंग अरेस्टर है इसका कार्य क्या हो जाएगा कि टर्मिनल उपकरण को प्रगामी सर्ज से रक्षा करना, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा कि टर्मिनल उपकरण को प्रगामी सर्ज से रक्षा करना, तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। ट्रांसफॉर्मेशन की जो क्रिया है
यानी एक कॉइल से दूसरे कॉइल में ऊर्जा का स्थानांतरित करना यानी विद्युत बल को स्थानांतरित करना। इसके लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन देखो, प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स, वर्धमान चुंबकीय फ्लक्स, प्रत्यावर्ती विद्युत फ्लक्स, निरंतर चुंबकीय फ्लक्स। तो प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता होती है यानी ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए, प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता होती है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉसफेट की तुलना में बीजेटी का मुख्य लाभ क्या है? यानी मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की तुलना में बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन देखो, पूरे ट्रांजिस्टर में वोल्ट का पाथ महत्वपूर्ण नहीं है। पूरे ट्रांजिस्टर में वोल्ट का पाथ महत्वपूर्ण नहीं है। बी में क्या दे रखा है? पूरे ट्रांजिस्टर में वोल्ट का पाथ महत्वपूर्ण है। सी में क्या है? पूरे ट्रांजिस्टर में वोल्ट का पाथ महत्वपूर्ण है। और ईएसडी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से प्रभावित होने की प्रवणता नहीं है। और डी में क्या? इसमें ईएसडी से प्रभावित होने की प्रवणता नहीं है। तो इसके अंदर ये दोनों ही लाभ है कि ट्रांजिस्टर वोल्ट का पाथ महत्वपूर्ण है और ईएसडी से प्रभावित होने की प्रवणता नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। यानी जो पूरे ट्रांजिस्टर में वोल्ट का पाथ महत्वपूर्ण है और ईएसडी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से प्रभावित होने की प्रवणता नहीं है, ये इसका अतिरिक्त लाभ है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मोटर एक गैर उत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है? यानी सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कौन सी इनमें से, ये पूछ रहा है। ऑप्शन देखो, प्रतिकर्षण मोटर यानी रिपल्शन मोटर, नहीं ये तो सिंक्रोनस मोटर नहीं है। आगे देखो, प्रतिष्ठम यानी रिलक्टेंस मोटर, सही है, ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल मोटर, ऐसी श्रेणी मोटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रतिष्ठम या रिलक्टेंस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइन में लाइन इंसुलेटर का उद्देश्य क्या है? यानी जो शिरोपरी लाइन है इसमें इंसुलेटर, जो लाइन इंसुलेटर लगाए जाते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन देखो, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को रोकना, लाइन चालक को जकड़ना व क्षण धारा को रोकना, लाइन कंडक्टर को अधिक तन्यता क्षमता देना, लाइन वोल्ट का पाथ को कम करना। तो जो इंसुलेटर होते हैं, ओवरहेड शिरोपरी जो लाइन होती है या ओवरहेड लाइन हम कहते हैं इसे, तो इसके अंदर जो इंसुलेटर लगाए जाते हैं वो क्या काम करता है कि लाइन के जो तार होते हैं उसको जकड़ते हैं और जो क्रॉस आर्म और चालक है इसके बीच की दूरी बनाए रखते हैं, यानी उसके बीच में चालक की बाती काम करते हैं, लीकेज को रोकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा कि लाइन चालक को जकड़ना व क्षण धारा को रोकना, ये राइट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मोटर को रोटरी कंप्रेसर के ड्राइव में के लिए प्राथमिकता दी जाती है? यानी कौन सी मोटर है जिसको कंप्रेसर की ड्राइव यानी कंप्रेसर के चलन सिस्टम में प्रयोग करते हैं? रोटरी कंप्रेसर के ड्राइव के लिए प्राथमिकता दी, यानी प्रचलन या चलन सिस्टम में किस मोटर का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन देखो, यूनिवर्सल मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी श्रेणी मोटर या सिंक्रोनस मोटर। तो इन ऑप्शनों में राइट होगा सिंक्रोनस मोटर यानी तुल्यकालिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग के संबंध में सही विकल्प को चुनिए। यानी आर्मेचर जो की वाइंडिंग होती है इसके बारे में सही विकल्प कौन सा है? यानी आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में। ऑप्शन देखो, कार्यकारी फ्लक्स कार्यकारी ईएमएफ से उत्पादित होते हैं क्या? यानी ये कह रहे हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो फ्लक्स उत्पादित होते हैं वो लगाए गए ईएमएफ के कारण होता है? नहीं, ये विपरीत है। यानी ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसके लिए होता है कि फील्ड वाइंडिंग में जो लगाते हैं सप्लाई उससे फ्लक्स उत्पन्न होता है, जबकि आर्मेचर के अंदर इन फ्लक्स से का वोल्टेज उत्पादित होता है। बी में देखो क्या है, ईएमएफ लीकेज फ्लक्स से उत्पादित होता है, यानी जो विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स के का लीकेज फ्लक्स से उत्पादित होता है क्या? नहीं, कार्यकारी फ्लक्स से उत्पादित होता है। सी में क्या, ईएमएफ कार्यकारी फ्लक्स से उत्पादित होता है, सही है। यानी आर्मेचर के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो जो फ्लक्स होते हैं उनसे उत्पादित होता है, ये सही है, यानी सी ऑप्शन इसका सही है।
नेक्स्ट डी में क्या दे रखा है, कार्यकारी फ्लक्स क्षेत्र धारा से उत्पादित होते हैं। ये पोल के अंदर होता है, यानी जो फील्ड पोल है इसके अंदर सही है ये, कि आर्मेचर वाइंडिंग में हम इसे सही नहीं कह सकते हैं। फील्ड पोल के अंदर जो फ्लक्स उत्पन्न होते हैं वो क्षेत्र धारा के कारण ही होते हैं, ये फील्ड पोल के लिए सही होता है। यानी ये पूछ लेता है कि फील्ड वाइंडिंग के संबंध में कौन सा सही है, तो कह सकते हैं इसको सही, जबकि ये आर्मेचर वाइंडिंग के संबंध में नहीं है ये, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी की जो ईएमएफ है वो कार्यकारी फ्लक्स से उत्पादित होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोधी विद्युतवाहक बल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। विरोधी विद्युतवाहक बल, यानी विरोधी विद्युतवाहक बल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। विरोधी विद्युतवाहक बल ईबी बराबर, इसे ईबी से दर्शाते हैं, ईबी बराबर पाई जेड एन बट्टा 60 इंटू पी अपॉन ए। कई बार इसको एक साथ लिख देते हैं पी अपॉन पी इंटू ए, और कई बार अलग अलग भी लिखते हैं। तो ए बी बराबर 5 जेड एन पी बट्टा 60, ये भी सही है, या इंटू पी इस प्रकार से लिखते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन देखो, विरोधी विद्युतवाहक बल का सूत्र कौन सा है इनमें से, ये सूत्र किस में है, ए ऑप्शन में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, कि ए बी बराबर फ्लक्स चालकों की संख्या गति पोलों की संख्या बट्टा 60 इंटू समांतर पथ की संख्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कैंडेला किसकी इकाई है। कैंडेला निम्न में से किसकी इकाई है, तो कैंडेला प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई होती है कैंडल, तो जिसे हम कैंडेला को ल्यूमन प्रति स्टेडियन भी कहते हैं, तो ज्योति तीव्रता कह सकते हैं या प्रदीप्ति तीव्रता कह सकते हैं। तो इसकी इकाई क्या होती है, कैंडेला या ल्यूमन प्रति स्टेडियन। तो ऑप्शन देखो, ज्योतिमयता, प्रदीपन, फ्लक्स, चमकदार तीव्रता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चमकदार तीव्रता कह सकते हैं, या प्रतिदीप्ति तीव्रता कह सकते हैं, या ज्योति तीव्रता बीच हम कह सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा कि चमकदार तीव्रता। नेक्स्ट प्रश्न है, कोर के लेमिनेशन आमतौर पर किसके बने होते हैं। जो कोर बनाई जाती है इस किसकी बनाई जाती है। ऑप्शन देखो, कार्बन की, कास्ट आयरन की, सिलिकॉन स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब V और R के मान दिए गए हैं तो I प्राप्त करने का सूत्र क्या है। यानी V और R का मान दे रखा है और I ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यानी V का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है, I ज्ञात करना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। यानी V और R दे रखा है, I ज्ञात करेंगे, तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। ऑप्शन देखो किस में सही है, ए में क्या दे रखा है, आई बराबर आर बट्टा वी, बी में क्या है, वी बराबर आई इंटू आर, आई बराबर वी आर, आई बराबर वी अपॉन आर। तो वी ज्ञात करने का सूत्र, आई प्राप्त करने का सूत्र आई का पूछा है, आई बराबर हो जाएगा वी अपॉन आर, यानी राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टीम टरबाइन द्वारा संचालित अल्टरनेटर को क्या कहते हैं। यानी वाष्प द्वारा संचालित अल्टरनेटर कौन से होते हैं, टर्बो अल्टरनेटर, और जल द्वारा संचालित पूछे तो हाइड्रो अल्टरनेटर। अब ऑप्शन देखो, टर्बो अल्टरनेटर सही है, गैसीय अल्टरनेटर नहीं, हाइड्रो अल्टरनेटर ये जल द्वारा चलित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, स्टीम टरबाइन वाले कौन से हो गए, टर्बो अल्टरनेटर, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिकतम बार क्या है जो ऐसे परिपथ में जोड़े जा सकते हैं जो केवल लाइटिंग बिंदु को जोड़ता है। यानी एक लाइट एंड फैन उप परिपथ का भार पूछा है कितना होता है। तो एक लाइट एंड फैन उप परिपथ का भार 800 वाट, या बिंदुओं की संख्या पूछे तो 10। यानी लाइट व पंखा उप परिपथ का भार पूछ ले तो भार तो होता है 800 वाट, बिंदुओं की संख्या पूछ ले तो बिंदुओं की संख्या होती है अधिकतम 10, यानी 10 बिंदु या 800 वाट जो भी कम हो एक उप परिपथ में लगाते हैं। जबकि पावर उप परिपथ के अंदर
या शक्ति उपपरिपथ जिसे हम कह सकते हैं। शक्ति उपपरिपथ के अंदर भार का मान पूछ ले तो भार पूछे तो 3000 वाट, यदि बिंदुओं की संख्या पूछे तो 2 बिंदु, यानी बिंदुओं की एक शक्ति उपपरिपथ के अंदर भार का मान पूछ ले कि कितना लगाया जा सकता है तो 3000 वाट, बिंदुओं की संख्या पूछ ले तो 2, लाइट एंड फैन के अंदर भार का मान पूछे तो 800, बिंदुओं की संख्या पूछे तो 10। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लाइट एंड फैन में पूछा, यानी लाइट में पूछा कितने कितना भार पूछा, यानी बिंदुओं को जोड़ सकता है, यानी कितने भार को जोड़ सकता है तो 800 वाट तक का हम भार लगा सकते हैं एक उप परिपथ के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो गया ए 800 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग प्रयोजन के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, यानी वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग के अंदर हम इस पर जो भार बढ़ते हैं तो वोल्टेज डाउन होना चाहिए और धारा बढ़नी चाहिए, इस प्रकार का जनरेटर काम में लेते हैं। तो एक कौन सा होगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, यानी विभेदीय यौगिक जनरेटर होता है। तो ऑप्शन देखो सीरीज जनरेटर नहीं, संचयी यौगिक जनरेटर यानी क्यूमुलेटिव कंपाउंड नहीं, शंट जनरेटर नहीं, विभेदीय यौगिक जनरेटर यानी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ये सही है। डी ऑप्शन इसका सही होगा कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को हम काम में लेते हैं। तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया की चुंबक शक्ति को समाप्त करने का प्रभाव निम्न में से किस कारण से होता है, यानी डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने का प्रभाव किस प्रकार से होता है। ऑप्शन देखो आर्मेचर एमएमएफ का गैर ज्यावक्रिय, फील्ड पोल की चुंबकीय संतृप्ति, फील्ड पोल के साथ आर्मेचर एमएमएफ के घटक है, वायु अंतराल में असमान लंबाई। तो इन ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन से होगा कि फील्ड पोल की चुंबकीय संतृप्तता के कारण यह प्रभाव होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन जो प्रभाव है वो हो जाता है। तो राइट आंसर हो गया बी फील्ड पोल की चुंबकीय संतृप्तता। नेक्स्ट प्रश्न है एक लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व क्या है, यानी एक लेड एसिड सेल है इसका ऊर्जा घनत्व पूछा, ऊर्जा घनत्व कितना होता है, ऊर्जा घनत्व होता है 80 से 90 वाट आवर प्रति लीटर, यानी ऊर्जा घनत्व के बारे में पूछे तो कितना हो गया 80 से 90 वाट आवर प्रति लीटर। अस्सी से 90 वाट आवर प्रति लीटर, यानी ऊर्जा घनत्व कितना होता है 80 से 90 वाट आवर प्रति लीटर। कई बार पूछ लेते हैं विशेष पावर क्या होता है या विशेष शक्ति क्या होती है। विशेष शक्ति होती है 180 वाट प्रति केजी, यानी विशेष शक्ति के बारे में पूछे तो 180 वाट प्रति किलोग्राम होती है। जबकि इसमें क्या पूछा ऊर्जा घनत्व के बारे में पूछा तो 80 से 90 वाट आवर प्रति लीटर होता है। ऑप्शन देखो 60 से 110 वाट आवर प्रति लीटर, 90 से 100 वाट आवर प्रति लीटर, 110 से 60 वाट आवर प्रति लीटर या 80 से 110 वाट आवर प्रति लीटर। तो इन ऑप्शनों में देखे तो इन्होंने तो राइट तो ए ऑप्शन को माना था 60 से 110, जबकि एक्चुअल में कितना होता है 80 से 90 वाट आवर प्रति लीटर। तो राइट आंसर हो गया 80 से 90 वाट आवर प्रति लीटर। नेक्स्ट प्रश्न है एक तुल्यकालिक संधारित्र यानी कैपेसिटर क्या है। तुल्यकालिक संधारित्र यानी तुल्यकालिक संधारित्र कौन सा होता है, जो वह मोटर जो शक्ति गुणांक सुधारने के लिए काम में लेते हैं तो वह तुल्यकालिक संधारित्र कहलाती है। यानी जो सिंक्रोनस मोटर होती है इसके द्वारा हम शक्ति गुणांक को भी सुधार सकते हैं, तो शक्ति गुणांक सुधारने में काम में लेते हैं तो इसे हम तुल्यकालिक संधारित्र कहते हैं। अब ऑप्शन देखो एक साधारण स्थिर संधारित्र बैंक यानी एक साधारण है जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, कैपेसिटर बैंक है, ये नहीं होगा, यानी मोटर होती है तो तुल्यकालिक मोटर। बिना यांत्रिक भार के संचालित ओवर एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर सही है, यानी भार के साथ प्रचलित नहीं हो रही है, यानी बिना भार पर प्रचलित होती है और सिंक्रोनस मोटर है, ओवर एक्साइटेड है, तो ये तुल्यकालिक संधारित्र कहलाती है। तो सही है, बी ऑप्शन सही है। सी में क्या है यांत्रिक लोड को ड्राइव करने वाली एक ओवर एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर, यानी तुल्यकालिक मोटर है परंतु यांत्रिक लोड को प्रचलित कर रही है, यांत्रिक भार को प्रचलन कर रही है, यानी यांत्रिक लोड इस पर लगाया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, यानी ये गलत है। डी में क्या है यांत्रिक लोड के साथ संचालित ओवर एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर, यानी यांत्रिक भार के साथ चल रही है और यांत्रिक भार
के साथ संचालित ओवर एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर, ये भी भार के साथ चल रही है। वो में क्या दे रखा, लोड को चलाने वाली है और ये कह रहा है भार के साथ चल रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी की बिना भार पर चलने वाली एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है? यानी एक जनरेटर है, इसके अंदर कम्यूटेटर का कार्य पूछा है। जनरेटर के बारे में पूछा है तो जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में रूपांतरित करता है। यदि डीसी मोटर के बारे में पूछ ले कि इसमें कम्यूटेटर का कार्य क्या है, तो मोटर में एकदम विपरीत होता है, डीसी को एसी में रूपांतरित करना होता है। तो जनरेटर में क्या हो जाएगा, एसी को डीसी में रूपांतरित करना, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा कि एसी को डीसी में रूपांतरित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के लिए उन पर प्रक्रिया करने के लिए जे थॉमसन द्वारा बनाया गया उपकरण कौन सा है? ऑप्शन देखो, मैग्नेट्रॉन, गीगर काउंटर, निर्वात नलिका, कैथोड रे ट्यूब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब का निर्माण किया था, यानी का उपकरण क्या हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन नियंत्रण स्विच SCS निम्न में से किसके निर्माण के समान है? यानी सिलिकॉन नियंत्रण स्विच किसके समान होता है? SCR के समान होता है, यानी सिलिकॉन कंट्रोल स्विच के समान, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के समान होता है सिलिकॉन कंट्रोल स्विच है। तो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन देखो SCR। तो राइट आंसर हो गया SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रतिपक यानी एनिवेटर के AC की ओर से ऊर्जा ली जाती है और इसे DC की तरफ भेजा जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? यानी एनिवेटर है जो AC की तरफ से ऊर्जा लेकर DC यानी बैटरी को चार्ज कर रहा है, यानी चार्जिंग अवस्था में है वो, यानी उसको काम में नहीं ले रहे हैं और क्या स्टोरेज, बल्कि स्टोरेज कर रहे हैं उसके द्वारा। तो स्टोरेज करते हैं तो ये किस प्रकार रूप से जाना जाएगा? ऑप्शन देखो, मोटरिंग मोड प्रचलन, ब्रेकिंग मोड प्रचलन, पुनर्योजन मोड प्रचलन, पुनरावर्ती प्रचलन। तो ये पुनर्योजन यानी रीजनरेशन मोड हम इसे कह सकते हैं, तो इसको हम रीजनरेशन मोड कहेंगे, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा कि पुनर्योजन या रीजनरेशन मोड प्रचलन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लूप के आसपास के सभी वोल्टेजों का योग शून्य के बराबर होता है, उसकी व्याख्या कौन सा नियम करता है? यानी एक वोल्टेज लूप के आसपास के सभी वोल्टेजों का योग शून्य के बराबर होता है, यह किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का वोल्टेज नियम या इसे हम KVL नियम कहते हैं, करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किरचॉफ का वोल्टेज नियम या दूसरा नियम या KVL नियम। किस ऑप्शन में है? ए में देखो क्या, किरचॉफ का तीसरा नियम, बी में क्या चौथा नियम, सी में क्या दूसरा नियम, डी में पहला नियम। तो दूसरा नियम होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी किरचॉफ का दूसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वोल्ट से 3.6 मिली एम्पियर की धारा को सीमित करने के लिए किस प्रतिरोध की आवश्यकता होगी? यानी R का मान पूछा है, V और I का मान दे रखा है। यानी V का मान क्या है, V बराबर है 12 वोल्ट, I बराबर है 3.6 मिली एम्पियर और R बराबर ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर है V अपॉन I। V का मान कितना है 12, I का मान कितना है 3.6 मिली एम्पियर में है, तो इंटू 10 की घात -3। तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 की घात 3, यानी माइनस है तो ऊपर आएगा, तो 12 इंटू 10 की घात 3 बटा 3.6। तो यही से हम कह सकते हैं 12,000 बटा 3.6। इसमें भाग लगाओ, कितना आ रहा है 12,000 में भाग लगाओ, ये आ रहा है 3.33 ओम, या इसे हम कह सकते हैं 3.33 किलो ओम। तो राइट आंसर हो जाएगा 3.333 किलो ओम। किस ऑप्शन में है देखो, बी ऑप्शन में दे रखा 3.3 किलो ओम, तो राइट आंसर होगा बी की 3.3 किलो ओम। नेक्स्ट प्रश्न है, तरंग कुंडली में परिणामी पिच है, यानी परिणामी पिच क्या होगा? परिणामी पिच क्या होता है, तरंग हो यानी तरंग लपेटन हो चाहे लेप लपेटन हो, दोनों में परिणामी पिच ज्ञात करने का सूत्र रूप क्या हो जाएगा,
परिणामी पिच बराबर क्या होता है, बैक पिच माइनस फ्रंट पिच, वाई बी माइनस वाई ए बराबर हो जाएगा वाई आर। बैक पिच क्या होता है, मान लो कोई आर्मेचर की वाइंडिंग है जिसके अंदर इस प्रकार से कुंडलन डाल रहे हैं, मान लो ये कुंडलन है, दूसरी कुंडलन इस प्रकार से ये डाल रहे हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट ब्रिज का संयोजन किस प्रकार से होगा, मान लो ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, तो इस कॉइल का ये प्रथम सिरा यहाँ जुड़ा है, द्वितीय सिरा इस पर जुड़ेगा, इस कॉइल का प्रथम सिरा यहाँ जुड़ा है, द्वितीय सिरा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से संयोजन होंगे। तो जो ये कॉइल है, इस कॉइल के पीछे की तरफ की जो अंतराल होगा इसे हम कहेंगे बैक पिच, यानी ये हो गया वाई बी। और एक सेगमेंट से जुड़े दो संयोजन, यानी इस सेगमेंट से कौन सी जुड़ी हुई है, एक तो ये कॉइल जुड़ी हुई है और एक ये, तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, फ्रंट पिच। यानी एक सेगमेंट से जुड़ी हुई है, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रथम कॉइल का अंतिम सिरा और द्वितीय कॉइल का प्रथम सिरे के बीच का अंतराल फ्रंट पिच है, और ये हो जाएगा परिणामी पिच वाई आर। तो वाई आर बराबर हो जाएगा बैक पिच माइनस फ्रंट पिच, यानी बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। किस ऑप्शन में है, देखो ए में क्या, वाई आर बराबर वाई बी माइनस वाई एफ, सही है, ए वाला सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये इस पेपर से संबंधित कुछ प्रश्न थे, शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा। ठीक है साथियों।